आज हमारे साथ हैं प्रतिष्ठित ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ए के श्रीवास्तव जी। डॉक्टर ए के श्रीवास्तव जी के विषय में बताते हैं। 39 साल का लंबा प्रैक्टिस का अनुभव है। अनेकों तरह के अलग तरह के ऑपरेशन, अलग तरह के ट्रीटमेंट इन्होंने ऑर्थोपेडिक्स में करके दिखाए हैं। 39 साल का एक्सपीरियंस एक बहुत लंबा समय होता है। सर ने केजीएमयू से एमबीबीएस तथा एमएस की डिग्री हासिल की है। सरकारी सेवा में रहते हुए बहुत से अच्छे पदों को सुशोभित किया है। सर हमारे साथ हैं, आज उनसे बात करें। सर सबसे पहले तो भूमि टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर बात शुरू करते हैं आपके शुरुआती दिनों से। आपने कहाँ से पढ़ाई शुरू करी और किस जगह से एमबीबीएस एमएस किया, इसके विषय में। मैंने यहाँ के प्रतिष्ठित इंडिया के मेडिकल कॉलेज केजी मेडिकल कॉलेज लखनऊ से 1975 में एंट्रेंस और एमबीबीएस और एमएस आर्थोपेडिक्स की पढ़ाई करी और 1984 में एमएस करने के पश्चात मैंने यूपी पीएमएस की जॉब ज्वाइन करी। मेरी पहली पोस्टिंग 2 साल की रूरल पोस्टिंग हुई, जो मैं अंडर सीएमओ देवरिया रहा। उसके पश्चात लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बहराइच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहा। मैं आर्थोपेडिक सर्जन के पद पे और सैकड़ों ऑपरेशन किए और मरीजों का इलाज किया। और 1997 से मैं बलरामपुर अस्पताल गोलागंज में आर्थोपेडिक्स सर्जन के पद पे रहा और पिछले 25 सालों से मैंने बलरामपुर अस्पताल गोलागंज, आरएमएल हॉस्पिटल गोमती नगर लखनऊ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल लखनऊ में, सिविल अस्पताल लखनऊ में चीफ कंसल्टेंट आर्थोपेडिक्स पद पे रहा। 2 जिलों में सीएमओ भी रहा और एसआईसी भी रहा डिवीजनल हॉस्पिटल बस्ती में। इस दौरान मैंने हजारों ऑपरेशन, वेरियस जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, वेरियस फ्रैक्चर्स में प्लेटिंग, नेलिंग या और भी सभी अनेकों ऑपरेशन सब किए और मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया। मुझे सारी सुविधाएं सरकारी अस्पताल से मरीजों को देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अभी पिछले साल 2022 में सरकारी 38 साल की सरकारी सेवा करने के उपरांत सेवानिवृत्त रोग पर इस समय मैं केके हॉस्पिटल लखनऊ से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ रोज़ 2 घंटे मैं अपनी सेवाएं देता हूँ तथा हड्डी के विशिष्ट मरीजों का ऑपरेशन, ओपीडी और अन्य सभी प्रकार का इलाज करता हूँ। सर आप अपने समय के मेरिटोरियस स्टूडेंट थे, तो जब एमबीबीएस की बारी आई तो उसमें ऑर्थोपेडिक्स ही क्यों चुना? क्या कुछ विशेष कारण रहा ऑर्थोपेडिक्स को चुनने में? मेरा रुझान हमेशा सर्जिकल साइड में रहा और जब मैंने एमबीबीएस 1980 में मैंने एमबीबीएस पास किया तो सर्जिकल साइड में मेरा रुझान था और आर्थोपेडिक्स में उसके बड़े चैलेंजिंग, उसके सारे ट्रीटमेंट हुआ करते थे, चैलेंजिंग ब्रांच थी तो, और उसमें काफ़ी रिसेंट एडवांसेज की संभावना थी और इसीलिए मैंने आर्थोपेडिक्स चुना। सर बात करें पुराने समय की तो 39 साल बहुत लंबा समय होता है। जब आपने एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन, एज ए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अपनी सेवाएं देना शुरू किया तो क्या चीज़ें, इक्विपमेंट किस तरह की चीज़ें थीं और आज के समय में क्या हाईटेक टेक्नोलॉजी उसमें प्रयोग हो रही है? जब मैं 1981 में आर्थोपेडिक्स में एमएस करने के लिए मैं चुना गया और मैंने पढ़ाई शुरू की, उस समय करीब 80% मरीजों का इलाज प्लास्टर से होता था और 10 से 20% मरीजों के इलाज में ही ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती थी, ऑपरेशन हो पाता था। लेकिन जैसे जैसे नए नए एडवांसमेंट हुए, नई नई चीज़ें आई और एकदम एक्यूरेट चीज़ें आ गई तो काफ़ी हद तक ऑपरेशन कर देने से एक तो मरीज को बेड पे रहने की ड्यूरेशन कम हो जाता है, जिससे उसकी मोबिलिटी बढ़ती है और ज़्यादा दिन तक प्लास्टर रहने से जो जॉइंट की स्टिफनेस होती थी वो महीनों लग जाते थे उसमें एक्सरसाइज और मूवमेंट करने से। तो आजकल हर चीज़ की नई नई चीज़ें आ गई हैं, पूरा घुटना रिप्लेस हो रहा है, एमआरआई से सब चीज़ें स्पाइन के अंदर की पता चल जा रही हैं, आर्थ्रोस्कोपी से बिना बड़ा ऑपरेशन किए सारे जॉइंट में लिगामेंट्स रिपेयर हो रहे हैं, जो पहले ये सब संभव नहीं होते थे। और पूरा जॉइंट खोलने के बाद फिर उसमें स्टिफनेस ज़्यादा आ जाती थी और फिजियोथेरेपी काफ़ी दिन तक चलती थी और पूरा मूवमेंट भी नहीं आ पाता था। और आजकल अच्छी अच्छी एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं और चीज़ें हैं जिससे आर्थोपेडिक्स के मरीजों का इलाज बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पा रहा है
और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। पूरा घुटना बदल जा रहा है, आजकल तो एल्बो और शोल्डर भी बदला जा रहा है। अभी हम लोग की आईकॉन 2023 5 दिन तक चली थी यहाँ इकाना स्टेडियम में, जिसमें करीब 4,500-5 हज़ार आर्थोपेडिक सर्जन ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया के अलावा बाहर से भी काफ़ी लोग आए थे। और इसमें सब ऑपरेशन की नई नई टेक्निक्स, नई नई विधाएँ, काफ़ी चीज़ें सब बताई गई और डिस्कस हुई, और जिससे सभी का बहुत ही ज्ञान वर्धन हुआ। सर पहले समय के अगर सर्जरी की बात करें तो मैनुअली आप लोगों को सर्जरी करनी पड़ती होगी। अब आज की डेट में रोबोटिक सर्जरी, डिस्प्ले पे दिखना, एआई का इस्तेमाल, ये सब चीज़ आ गई है, तो कितना परिवर्तन मानते हैं और कितना प्रभावशाली मानते हैं इन चीज़ों के आने को? जब से ये सियाम वगैरह आया तो जो भी हम सर्जरी करते थे तो हमें दिखाई पड़ता था कि हम किस एरिया में हैं, हमारा ड्रिल या हमारा स्क्रू कहाँ तक आगे गया, या नेल कहाँ तक आगे गई, कहाँ उसमें स्क्रू डालना है। उससे बहुत ही आसानी हुई और अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। और आजकल रोबोटिक वगैरह से एकदम एक्यूरेट रिप्लेसमेंट जॉइंट और चीज़ें सर्जरी हो रही हैं, जिससे एक तो एक्यूरेसी बढ़ गई है, मरीजों के जो है एकदम एक्यूरेट ऑपरेशन हो रहे हैं, और उसके बाद उसकी मोबिलिटी में और फंक्शनिंग में काफ़ी हद तक फ़ायदा हो रहा है। सर आपने हज़ारों ऑपरेशन किए और हज़ारों मरीजों का प्लास्टर आदि के द्वारा भी इलाज किया है। कुछ चैलेंजिंग केसेस के विषय में हमें बताइए जो काफ़ी चैलेंजिंग आपको लगे और उनको आपने पूरी तरह ठीक किया। अब इतने पूरे लंबे कैरियर में इतने चैलेंजिंग तो हर केस ही एक तरीके से चैलेंजिंग होता है, जिसमें आपको करना होता है। लेकिन बहुत से इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस किए, जैसे एक हमने किया था कि एक पेशेंट के दोनों पैर, थाई का और दोनों पैरों का एक्सीडेंट हुआ था टेम्पो से, और उसमें ये 2011 की बात है, और उसके कुछ बोन के पीसेज टूट के गिर गए थे रोड पे ही। वो मरीज एक अस्पताल में भर्ती हुआ था सरकारी चिकित्सालय में, जिसमें उसको पैर काटने की, एम्पुटेशन की बात हुई थी, लेकिन उसके बच्चे का ऑपरेशन मैं पहले कर चुका था। तो उसने मुझसे कांटेक्ट किया, तो मैं उस समय ट्रांसफ़र होकर लोहिया अस्पताल पहुंचा था। मैंने उसको वहाँ भर्ती करके 2-3 महीने तक भर्ती रखा, गरीब मरीज था, और किसी तरीके से करके उसके दोनों पैरों में घाव ठीक हो जाने के बाद रॉड डाली, बोन ग्राफ्टिंग करी, और आज भी वो मरीज जब अपने पैर से चलता है और 2 व्हीलर बाइक चला के आता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने ईश्वर की कृपा से उसको ये। सर आपने सरकारी सेवा में बहुत से मरीजों को ठीक किया। कम पैसे जिनके पास होते हैं वो सरकारी हॉस्पिटल का ही रुख करते हैं, वहाँ पे जन सेवा करने का मौका आपको मिला, कैसा उस समय का एक्सपीरियंस रहा? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक तो हाँ नमस्ते। नमस्ते, एक मिनट। तो वो बहुत अच्छा रहा, और एक तो सबसे अच्छी चीज़ थी कि जो गरीब जनता है, जो बाहर नर्सिंग होम और प्राइवेट इलाज नहीं अफोर्ड कर सकती, या जिसके हाथ या पैर बचने की संभावना कम होती है, या मरीज की जान बचने की संभावना कम होती है, उसको हमेशा प्राइवेट सेक्टर से सरकारी अस्पताल ही रेफ़र कर दिया जाता है। और ऐसे लोगों की सेवा करके और ये करके कि उसका हाथ पैर बचा पाए, भले ही उसमें से 30-40% लोगों का ही हम ज़िंदगी बचा पाए या करके, बड़ा अच्छा खुशी का अनुभव होता है कि ये मरीज जो एकदम मृत प्राय था, उसको ईश्वर की कृपा से जान बच गई, या जिसका हाथ या पैर काटने की नौबत थी उसका हाथ या पैर बच गया है। और ये मौके मुझे इस सरकारी नौकरी के दौरान बहुत मिले, और सभी जगह सरकारी अस्पतालों में वो हर चीज़ की सुविधा यहाँ बलरामपुर, सिविल, लोहिया, हर जगह मिली, और जिससे मैं मरीजों को लाभ पहुँचा पाया। और सबसे अच्छी चीज़ थी कि वहाँ 1 रुपये के पर्चे पे इन सभी अस्पतालों में सारे मरीज हम लोग देखते थे, और एक ओपीडी में 200-250 मरीज देखते थे। उसी 1 रुपये के पर्चे पे उनके सारी एक्सरे, सारी जांचें, ब्लड टेस्ट सब हो जाता था, और दवाइयाँ भी मिलती थी। सर आपने लंबे समय तक सरकारी सेवा में एज ए चिकित्सक काम किया। उस समय जब आपने शुरू किया था कैरियर और वर्तमान में सरकारी चिकित्सा सुविधाओं की बात करें तो कितना अंतर देखते हैं आप? उस समय जो भी सरकारी चिकित्सा सुविधाएं थीं वो काफ़ी कम थीं, और जैसे जैसे समय बढ़ता गया, रिसेंट एडवांसेज आते गए और वो सुविधाएं बढ़ती गईं, और सभी सरकारों ने जो जिस समय रहीं उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी आधुनिक चीज़ें आई उन्होंने प्रोवाइड कराया। दवाइयों की क्वालिटी भी आती गई, नए नए एंटीबायोटिक्स आते गए,
पहले सिंपल एक्सरे मुश्किल से होता था, फिर बाद में डिजिटल एक्सरे आ गया। डिजिटल एक्सरे भी हर जगह हो रहा था अभी तीनों लखनऊ के अस्पतालों में। इसके अलावा सी आर्म, जिसमें मशीन देख करके, कंप्यूटर देख करके हम लोग करते हैं सारा, वो भी होता था। और फिर जिन जिलों में मैं सीएमओ और एसआईसी रहा, वहाँ भी मैंने ये पूरा प्रयास किया कि मैं वहाँ के भी जनपद में, वहाँ के सभी चिकित्सालयों में इसी तरह की सुविधाएं प्रदान कराऊं और डॉक्टरों को सारी ट्रेनिंग वहाँ मिले। सर, अब हम अपने दर्शकों के लिए कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहते हैं। सर, आजकल एक आम समस्या देखी जा रही है, लोगों के घुटनों की समस्या बहुत बढ़ जाती है। फिर समय पर अगर इलाज नहीं मिलता तो केवल नी रिप्लेसमेंट ही एक ऑप्शन बचता है। तो क्या कहना चाहेंगे, अपने घुटनों की देखभाल विशेष रूप से लोग कैसे करें? लोग अपने घुटने की, अक्सर घुटने घिस जाते हैं जल्दी, एज में उसमें आर्थराइटिस हो रही है, जॉइंट स्पेस कम हो जाता है, कार्टिलेज घिस जाते हैं। इसके लिए ये है कि हमेशा, एक तो पहली चीज़ है कि अपने लाइफ स्टाइल को बदलें। हमेशा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये सब करें। अपने वेट का ध्यान रखें। वेट जितना ही बढ़ता जाएगा, घुटनों पे जोर तो नहीं बढ़ेगा। और थोड़ी सी भी समस्या होने पर तुरंत आर्थोपेडिक से सर्जन से कंसल्ट करें। उसका एक्सरे वगैरह जांच करा के जो उसको फिजियोथेरेपी बताई जाए उसको रेगुलर करें। रेगुलर कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब लेते रहें। और जॉगिंग वगैरह जब जैसे डैमेज हो जाए तो जॉगिंग कम से कम करें, नी पे झटके कम से कम रहें और रेगुलर सारी चीज़ें करें, चेकअप कराते रहें। और जिससे कि उनके अंत इतना डैमेज ना हो जाए कि अंत में रिप्लेसमेंट की ही ज़रूरत पड़े। कम डैमेज हुआ रहे तो एक्सरसाइज से और दवाइयों से या आर्थ्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट से भी, जो भी खुरदुरा हो जाता है, घिस जाता है, उसको भी हम लोग काफ़ी ठीक करते हैं। अगर तो इस तरीके की चीज़ें करें और जो भी बताया जाए वो दवाइयाँ लें। अगर किसी वजह से आर्थराइटिस हो रही है, किसी बीमारी की वजह से, गाउट की वजह से या ट्यूबरकुलोसिस या किसी अन्य कारणों से, उसका जांच करा के उस बीमारी को दूर करने की भी दवा साथ में खाएं, जिससे कि बीमारी आगे न बढ़े और मरीजों को राहत मिल सके। सर, आजकल युवाओं सहित सभी वर्ग के लोगों में हड्डियों से जुड़ी समस्याएं, हड्डियों का कमज़ोर होना, हड्डियों का पतला होना आदि जैसी समस्याएं देखी जा रही। उनके लिए क्या सुझाव है कि किस तरीके से सभी वर्ग के लोग अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकें? उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि लाइफ स्टाइल बदलें। अपने दिनचर्या में थोड़ा आधा घंटे एक्सरसाइज के लिए ज़रूर दें। योगा करें, एक्सरसाइज करें और दूध और कैल्शियम युक्त चीज़ों का पर्याप्त सेवन करें। धूप थोड़ी सी ज़रूर लें, जिससे विटामिन डी भी उनके शरीर में पहुंच सके। आजकल विटामिन डी की कमी की समस्या बहुत ज़्यादा युवाओं में या अन्य जनता में मिल रही है। इसके लिए पर्याप्त धूप का सेवन जरूरी है, धूप में रहें। हिंदुस्तान में तो धूप की कमी नहीं है, यहाँ तो पर्याप्त मात्रा में धूप है और सबको आसानी से उपलब्ध हो सकती है। और फिर थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज रेगुलर करें और ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, जंक फूड, ये सब ना खाएं। सर, अभी हाल ही में लखनऊ में आयोकॉन 2023 का आयोजन किया, आपने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। काफ़ी बड़ा आयोजन था। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और क्या समझते हैं कि इस तरह के ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस वगैरह से ऑर्थोपेडिक के क्षेत्र में कितनी प्रगति होगी? ये एक बहुत ही अच्छा आयोजन था, बहुत ही वृहद स्तर पे था। और ये आयोकॉन जो है वो हर साल हिंदुस्तान में आयोजित होता रहता है, अलग अलग शहरों में आयोजित होता है। और मैं पिछले अपने 40 साल 35 साल के कैरियर में मैंने अनेकों, कम से कम 20-25 आयोकॉन मैंने अटेंड किए हैं। और ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हर साल उसमें होता है कि अगले साल कहाँ होगा। अगले साल 2024 में ये बेंगलोर में होगा। इसके पहले 2022 में अमृतसर में हुआ था। तो हर जगह होता रहता है और सभी तरह की अच्छी ज्ञानवर्धन इसमें होता है, नई चीज़ें डिस्कस होती हैं। और आजकल के यंग सर्जन्स को इसको जरूर अटेंड करना चाहिए। आयोकॉन के अलावा हर स्टेट की भी ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस होती है, एनुअल वाली यूपीओए होती है। और हम लोग का एक लखनऊ ऑर्थोपेडिक क्लब भी है यहाँ, जिसमें करीब 400-450 ऑर्थोपेडिक सर्जन्स है। मैं इसमें एक साल यहाँ का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। और वो भी हम लोग मंथली मीटिंग करते हैं, जिसमें हम लोग एकेडमिक चर्चा भी करते हैं, केसेज भी डिस्कस करते हैं। और हर महीने ये भी हम लोग करते हैं, जिससे सभी लोगों का ज्ञानवर्धन हो और नई चीज़ें, उन केसेज, कॉम्प्लिकेटेड केसेस का डिस्कशन हो और जिससे उसको अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध कराया जा सके। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ ऑर्थोपेडिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित डॉक्टर ए के श्रीवास्तव जी, जिन्होंने हमसे बात करते हुए अपने पुराने दिनों का कुछ एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। सर ने लोहिया
बलरामपुर हॉस्पिटल सहित कई सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दी हैं, गरीबों की काफ़ी मदद की। जो इलाज वो कहीं नहीं पा सकते थे, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उनको आसानी से उपलब्ध कराया। बहुत से कॉम्प्लिकेटेड केसेस इन्होंने अपने हाथ से हैंडल किए और उनको ठीक किया। एक अपना पुराना एक्सपीरियंस बताते हुए सर ने कहा कि एक व्यक्ति जिसकी दोनों टांगें काटने की नौबत थी, उसका ऑपरेशन करने का सौभाग्य मिला। और जब वो व्यक्ति आज सर के पास अपनी खुद गाड़ी चला करके आता है, तो किसी भी डॉक्टर को कितनी खुशी होती होगी, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। सर एक ऑर्थोपेडिक क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित नाम है, 39 वर्षों का एक्सपीरियंस होना एक बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने युवा तथा अन्य वर्गों के लिए अपनी अपनी शरीर की हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कुछ टिप्स देते हुए बताया कि आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, जंक फूड से बचिए, धूप का सेवन अवश्य कीजिए, क्योंकि भारत में पर्याप्त मात्रा में धूप है और विटामिन डी की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, जिनमें हड्डी का रोग भी हो सकता है। तो धूप लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।